मुलजिम को कटहरे में बुलाया जाए। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है श्रीमती देवयानी मेहरा। उसे कटहरे में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। श्रीमती दिव्यानी कटघरे में हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहिए, जो भी कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? देवयानी। आपके सामने दूसरे कटहरे में खड़े हुए शख्स को आप पहचानती हो? जी, इनका नाम नरेश मल्होत्रा है। मेरे पति आदित्य के कातिल हैं ये। Shut up! You shut up, murderer! साइलेंस यू बोथ। ये अदालत है, चिड़ियाघर नहीं है। बगैर इजाजत के कोई बीच में दखल न दे। योर ऑनर, गवाह सवाल का जवाब देते हुए अपनी राय भी दे रही हैं। आई ऑब्जेक्ट टू इट। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप सिर्फ सवाल का जवाब देंगी, अपनी राय का इजहार नहीं करेंगी। जी। क्या यह सच है कि आपके हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार यही शख्स है, आपका अपना भाई मुलजिम नरेश मल्होत्रा? जी हाँ, ये सच है। झूठ बक रही है ये। साइलेंस। बिना इजाजत के मुलजिम दखल अंदाजी न करे। आई एम सॉरी योर ऑनर, वी अपोलोजाइज। हाँ, तो श्रीमती देवयानी, आप इस केस के सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगी? जी नहीं, आपने अपने एड्रेस में जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ। आई एग्री विद इट। थैंक यू। योर विटनेस? नो क्वेश्चन योर ऑनर। मेरा अगला गवाह अब्दुल हमीद, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अब्दुल हमीद वल्द गुल हमीद ऑटो रिक्शा ड्राइवर हाजिर हो। कुरान शरीफ पर हाथ रखकर आप कसम खाइए और कहिए, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अपन जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। आपका नाम? अब्दुल हमीद। पेशा? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ साहब। अब्दुल हमीद, याद करो 15 अप्रैल की रात तकरीबन 9 बजे तुम कहाँ थे? इधर ही था साहब, चौक पर। फिर क्या, गुल्लू जानी आया, बोला कि बोरीवली का पैसेंजर है, उसके साथ चल पड़ा। कहाँ? वो धर्म चोपड़ा है ना साहब, नामी आदमी, उसके पास। वहां और कौन कौन था? उधर साहब धर्म चोपड़ा, आदित्य, सैबी, गुल्लू जानी और अपन था साहब। वो लोग फौरन तुम्हारे रिक्शा में बैठे या देर लगाई? कुछ तो देर लगा साहब। क्यों? उधर कुछ लफड़ा लग रहा था साहब। किस तरह का लफड़ा, आप अदालत को और डिटेल में बता सकते हैं? उनके प्लान के मुताबिक साहब गुल्लू जानी और लड़की सभिया मेरे ऑटो रिक्शा में बोरीवली स्टेशन जाने वाले थे और लड़का आदित्य धर्म चोपड़ा के कार में। वो कहाँ जा रहा था? वो भी बोरीवली स्टेशन। अगर दोनों बोरीवली स्टेशन जा रहे थे तो फिर अलग अलग क्यों जा रहे थे? साहब उनकी बातचीत से पता लगा कि किसी की जान को खतरा है। किससे? किसी का नाम लिया उन्होंने? हाँ साहब। किसका? नरेश मल्होत्रा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। हाँ। फिर क्या हुआ अब्दुल? साहब इसी खतरे की वजह से दोनों अलग अलग जा रहे थे। अपन जाने के टाइम गुल्लू जानी अपन से बोला कि उसका कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए लड़की और वो मेरे ऑटो रिक्शा में नहीं जा पाएंगे। लड़की अकेले जाएगी, ये सोचकर उन लोगों ने प्लान को कुछ टर्न किया और फैसला किया कि लड़की धर्म चोपड़ा के कार में जाएगी और लड़का आदित्य मेरे ऑटो रिक्शा में। ये प्लान टर्न देखकर गुल्लू जानी थोड़ा घबरा गया था साहब। गुल्लू जानी घबरा गया था, प्लान चेंज होने पर यह पॉइंट भी नोट किया जाए और ऑनर। फिर क्या हुआ? फिर साहब अपन ऑटो रिक्शा लेके चल पड़ा। इतने में साहब दूर से किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आई। लड़की चिल्लाई, रोको रोको रोको। मैंने झट गाड़ी से रोक दिया।
साहब लड़की चिल्लाई, आदित्य गाड़ी से बाहर निकलो। साहब लड़का गाड़ी से बाहर निकला और सड़क क्रॉस कर रहा था कि पीछे से एक ट्रक आया और उसे उड़ा दिया। फिर क्या हुआ अब्दुल? फिर साहब अपन घबरा गया साहब। फिर साहब ये कोर्ट कचहरी का लफड़ा और फिर ऊपर से पुलिस का चमचागिरी। अपन साहब इससे धंधा खोटा होता साहब, और अपन बाल बच्चे वाला कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या साहब, इसलिए डर के भाग गया साहब। थैंक यू अब्दुल, योर विटनेस। थैंक यू। अभी अभी तुमने कहा कि एक लड़की के पुकारने से तुम्हारा पैसेंजर तुम्हारी ऑटो से उतरा। जो ही वो सड़क क्रॉस करने लगा तो उसी वक्त एक ट्रक ने आके उसे उड़ा दिया। हाँ साहब। तुमने ये भी कहा कि तुम घबरा कर भाग गए। हाँ साहब। कोर्ट कचहरी के डर से तुम एक मरते हुए आदमी को छोड़कर चले गए। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत का जज्बा होता तो तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते, शायद वो बच जाता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हद तक तुम भी उस आदमी की मौत के जिम्मेदार हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। एनी अदर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चन योर ऑनर। The court is adjourned for the day. अब बस भी करो, आधी से ज्यादा बोतल पी चुके हो। अरे क्या खाक बस करूं? आज साला वो चंद्र की वजह से हम फड़फड़ा के रह गए और देवयानी पहली बाजी जीत गई। आधी तो क्या आज पूरी बोतल भी पीऊंगा ना तो नशा नहीं होने वाला। तो फिर क्यों पी रहे हो? तो क्या करूं? अपने कपड़े फाड़ूं या तुमसे लड़ूं या दीवारों से लड़ूं? साला वो कल लौंडा सुशील मशीन की तरह पट 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 बोल रहा था और हमारा वकील उल्लू का पट्टा जैसे अफीम खाकर बैठा था उधर। बड़ी हेल। मुझे तो लग रहा था जैसे जज साहब चंद्र से नाराज हैं, कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे उसे। और वो बोला भी क्या? उसने देवयानी को क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया। कहने लगा बाद में करूंगा। नरेश, क्या तुम अपना वकील नहीं बदल सकते? सोच तो मैं भी यही रहा हूं। लेट्स सी। अरे हाँ, याद आया, आज के अखबार में एक वकील की तस्वीर छपी है। क्या नाम है इसका? हाँ, भारती सहगल। एक ऐसा खून का केस जिसे बड़े से बड़ा वकील हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इसने हाथ में लिया और मुलजिम को साफ बचा कर ले गई। बहुत तारीफ लिखी है इसकी, पढ़ो। सुना तो बहुत है इसके बारे में, काफी मशहूर वकील है ये। कल तक और देखते हैं, अगर कल भी चंद्र हावी नहीं हो पाया फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं किसी भी कीमत पे ये केस हारूंगा नहीं बरखा, किसी भी कीमत पे नहीं। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाएंगी, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? बरखा मल्होत्रा। सामने खड़े हुए मुलजिम नरेश मल्होत्रा को आप पहचानती हो? डोंट आस्क मी फूलिश क्वेश्चंस। मिसेस बरका, ख्याल रहे ये अदालत है, जबान पर काबू रखा जाए और जो सवाल पूछा जाए उसका सीधा जवाब दिया जाए। आई एम सॉरी योर ऑनर। कोई बात नहीं योर ऑनर, रिश्ते में बड़ी है कह सकती है। वैसे अगर आप अदालत के रस्म और रिवाज का ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। गवाह वकील के सवाल का जवाब दे। सवाल फिर से दोहराता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं इन्हें पहचानती हूँ। हाँ, तो इस वक्त ये आपके क्या लगते हैं? जो पहले लगते थे, हस्बैंड। पहले की बात बाद में करेंगे। हाँ, तो ये आपके हस्बैंड लगते हैं? जी हाँ। मिसेस नरेश मल्होत्रा, आपकी याददाश्त कैसी है? मतलब तो साफ है और साफ कर देता हूँ। मेरा मतलब है गुजरे हुए वाकयात आपको याद रहते हैं? हाँ जी हाँ। तो फिर 15 अप्रैल की घटना भी आपको याद है? कौन सी घटना? वही जिसकी वजह से आपको अपने हस्बैंड से नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से आपने अपना घर छोड़ा, जिसकी वजह से आप इन्हें तलाक देना चाहा, जिसकी वजह से आप इनके खिलाफ एक ऐसे ही मुकदमे में स्टार विटनेस थी जिसमें मुलजिम पर कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर का चार्ज लगाया गया था। ये सब झूठ है, मुझे बहकाया गया था। कुछ और याद दिलाता हूं। जब आप नर्सिंग होम में थी तो आपके पीने वाले पानी में एक ऐसा जहर मिलाया था जिससे आपकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती और मुलजिम के खिलाफ आप गवाही देने के लायक न रहे। क्या ये भी झूठ है? हाँ, ये भी झूठ है।
और क्या यह भी झूठ है कि इस खतरनाक हादसे के बाद आपको अपनी जान का अंदेशा पैदा हो गया और आप अचानक खुफिया तौर महाबलेश्वर चली गई और वहां जाकर छुप गई? और क्या यह भी झूठ है कि मुलजिम ने आपका पता निकाला और वहां पहुंचकर आपको अपनी कार से उड़ाने की कोशिश की? आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो आ रहा है मिसेस बरखा मल्होत्रा, लेकिन समझ में नहीं। अदालत को धोखा दे रही है आप, झूठ बोल रही हैं आप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डोंट इंटरप्ट। बट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। 15 अप्रैल की शाम जब आप अपने रूम में थे तो फोन की घंटी बजी। आपने फोन उठाया और दूसरे कमरे से आपके हस्बैंड ने भी फोन उठाया। फोन पर जो उससे बातें हुई वो सुनकर आप दहल गए, कलेजा मुंह में आ गया और दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि फोन पर उस गुफ्तगू का ताल्लुक मर्डर की कॉन्स्पिरेसी से था। गुल्लू जानी नाम के आदमी का फोन था और वो मुलजिम को यानी नरेश मल्होत्रा को, आपके हस्बैंड को, आदित्य मेहरा और सैबी के बारे में बता रहा था। वो ये बता रहा था कि वो दोनों कहां हैं और कहां जा रहे हैं। उसने ये भी बताया कि सैबी ऑटो रिक्शा 278 से बोरीवली स्टेशन जा रही है और आदित्य मेहरा धर्म चोपड़ा नामी आदमी के साथ उसकी कार में। मिसेस नरेश मल्होत्रा, अब्दुल हमीद यही बयान अदालत को दे चुका है। मुलजिम ने गुल्लू जानी से कहा कि कल ऑफिस आकर रुपए ले जाए। फोन डिस्कनेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट किलर हीरा का नंबर मिलाया और उसे यह हिदायत दी कि ऑटो रिक्शा 278 को उड़ा दिया जाए और मुसाफिर बचने न पाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। ऐसी घिनौनी और खूनी स्कीम सुनकर आप सटपटा गए। आपने मुलजिम को पकड़ा और पूरा सच जानने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम आपकी बात टालकर घर से बाहर निकल गए। आप बेहद परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में फोन की घंटी फिर से बजी। वही गुल्लू जानी था और एकदम घबराया हुआ था और नरेश सेठ से बात करना चाहता था, लेकिन नरेश तो घर से बाहर निकल चुका था। गुल्लू जानी एकदम बौखलाया हुआ था। आप और घबरा गई और वजह जानने की जिद की और उसी बौखलाहट में गुल्लू जानी ने आपसे कहा कि नरेश सेठ से कहो कि प्लान अचानक चेंज हो गया है और ऑटो रिक्शा में सैबी की बजाय आदित्य मेहरा जा रहा है। आपके हाथ पैर कांपने लगे और आपने फोन उठाया और आदित्य मेहरा को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य मेहरा वो जा चुके थे। आप घर से बाहर निकल के उसकी जान बचाने के लिए निकली। रास्ते में आपको ऑटो रिक्शा 278 नजर आया। आपने चिल्लाकर ऑटो रिक्शा को रोका। आदित्य को फौरन ऑटो रिक्शा से बाहर निकलने में कहा। आदित्य बाहर निकला, आपकी तरफ बढ़ ही रहा था जब अचानक पीछे से ट्रक आया, आदित्य मेहरा को उड़ा के निकल पड़ा। आप चीखकर आदित्य की मेहरा की तरफ दौड़ी, लेकिन आदित्य मेहरा दम तोड़ चुका था। बताओ, अदालत को बताओ, ये सब सच है या झूठ? आम सभी भरका मल्होत्रा, ये सब सच है या झूठ? बिल्कुल झूठ है, मन गढ़ंत कहानी है ये। सवाल गवाह से किया गया है, आपसे नहीं। मिस्टर डिफेंस काउंसिल, आपकी दखल अंदाजी गलत है। लेट हर आंसर। चुप क्यों हो गई? जवाब दो। ये झूठ है। झूठ है? हाँ, ये झूठ है। दिस इज टू मच योर ऑनर। आई प्रोटेस्ट, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। गवाह पर दबाव डाला जा रहा है, उसे नर्वस किया जा रहा है, तेजा दबाव डालकर उसे झूठ लाना जा रहा है। क्या कहा आपने? ये सब झूठ है? झूठ, बिल्कुल झूठ। गुल्लू जानी, साहिबा, आपका खादिम गुल्लू जानी हाजिर है। ब्लडी हेल, अपनी नर्व्स पे इतना भी कंट्रोल नहीं है तुम्हें? सत्यानाश करके रख दिया तुमने इस केस का। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें वहां बेहोश हो जाने की? बच्चों जैसी बातें मत करो नरेश। कोई आदमी अपनी मर्जी से बेहोश होता है क्या? अपनी मर्जी से मरता भी नहीं है, तो फिर मर क्यों नहीं गई? नरेश, मैं सोचता था तुम मुझसे वफा करोगी, मेरी मदद करोगी, मुझे बचाओगी इस मुसीबत में, लेकिन तुमने तो मेरे ही पैर काट दिए, फंसा के रख दिया तुमने और उस नालायक वकील ने मुझे। कहीं तो मुझे धोखा तो नहीं दे रही? कहीं पिछली बातों का बदला तो नहीं ले रही मुझसे? कहीं मेरी बनकर मुझे बर्बाद करने तो नहीं आई है तुम? Stop talking nonsense, नरेश। तुम्हें ऐसा बेबुनियाद इल्जाम मुझ पर लगाते हैं शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ दी, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन से दुश्मनी मोल ली, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहे हो। अगर
देवयानी ये केस जीत गई तो फंसूंगा मैं, सिर्फ मैं। फिर बरसों मुझे जेल में गुजारने पड़ेंगे, यहां सोने के लिए जमीन होगी और खाने के लिए पत्थरों जैसी रोटियां। तुम समझती हो कि ऐसी जिंदगी में गुजार सकता हूं मैं ऐसी जिंदगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। नरेश मल्होत्रा अपनी जान दे देगा, लेकिन ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं। झूठ के पैर नहीं होते बरखा भाभी, ये कहावत पुरानी है, लेकिन कलयुग में भी इसकी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। आप नरेश भैया के लिए फिक्रमंद है, होना ही चाहिए, आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड। लेकिन वो इंसान कैसे है, कितने अत्याचार किए हैं उन्होंने अपनों पर, इससे भी तो आप वाकिफ है। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ सुशील, लेकिन वो भी तो पराये नहीं है ना। पराया नहीं है तो और क्या है? किसको बख्शा है उन्होंने आज तक? अपने बाप को, अपने बहन को, अपने भाई को? किसको उन्होंने अपना समझा है? हाँ, जो कुछ भी हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आदित्य के मौत के जिम्मेदार वो नहीं है, वो एक हादसा था, और अगर उस हादसे का जिम्मेदार कोई है तो वो है देवयानी, नरेश नहीं। नहीं, उस हादसे का जिम्मेदार नरेश ही है। नहीं देवयानी, ये सब झूठ है। ये सच है बरखा। देवयानी जरा सोचो, साबी या आदित्य से नरेश की क्या दुश्मनी थी? साबी तो तुम्हारी सौतन थी ना, फिर उसे मारकर या आदित्य को मारकर नरेश को क्या मिलने वाला था? तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हें उसकी वकालत कर रही हो? ठीक है कहने को तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन क्या क्या जुल्म नहीं किया उसने तुम्हारे ऊपर। तुम्हें जान से मारने तक की कोशिश की उसने, सारा खानदान खाक में मिला दिया। आज तुम कह रही हो कि हम उससे हमदर्दी करें, उसका हौसला बढ़ाएं, ताकि मौका मिलते ही वो हमारी पीठ में फिर से छुरा घोंप दे। देवयानी, अपने खून से इतनी नफरत अच्छी नहीं। उसकी रगों में खून नहीं, जहर है जहर, और जहर से हमदर्दी नहीं की जा सकती। देवयानी, केस वापस ले लो, इसी में सबकी भलाई है। सबकी भलाई नरेश को मुजरिम साबित करने में है, उसे जेल भिजवाने में है। आज मुकदमा तुम्हारे हक में है, शायद इसलिए इतना इतरा रही हो तुम, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है देवयानी। वक्त का मिजाज बदलते हुए देर नहीं लगती। लगता है नरेश केस हारने से पहले ही हार गया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम सुशील को मेरे खिलाफ भड़का सको। जी नहीं, नरेश को तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं तो अपनी तरफ से समझौते के लिए आई थी, जिसमें तुम नाकाम रही। आगे से मेरी गैर हाजिरी में सुशील से मिलने की कोशिश मत करना। हेलो मिस्टर नरेश, आपने मुझे बुलाया? कितनी रिश्वत ली है तुमने? रिश्वत? अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी ना, इंतजाम हो गया? What are you saying, Mr. Naresh? What the hell are you talking about? तुम्हारा हिसाब फुल एंड फाइनल। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सांप मारता हूं, आस्तीन में पालता नहीं। तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे जेल भेजना चाहते हो ना? कितने लाख दिए तुम्हें देवयानी ने इसके लिए? मुझे? तुम होश में तो हो? पूरे होश में हूं, इसीलिए तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर। मुझे भीख देने की आदत है, लेने की नहीं। नरेश, तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे डिपार्टमेंट को मुझ पे शक हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सर्विस के आखिरी दिनों में कोई आंच मुझ पे आए। कमिश्नर साहब, मैं मुसीबत में हूं और आप मेरे दोस्त हैं, आपने हमेशा मेरी मदद की है, प्लीज आज भी कीजिए। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे वो ऑटो ड्राइवर अब्दुल और गुल्लू जानी मेरे रास्ते से हट जाएं। वो लोग अगर एलिमिनेट हो गए तो मैं ये केस जीत जाऊंगा। नरेश, इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है सेल्फ इंटरेस्ट, और मेरा सेल्फ इंटरेस्ट इसमें है कि तुम मुझसे दूर रहो। प्लीज डू नॉट ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी। सुना था कि पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते, आज मान गए। वाह नरेश वाह, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम किसके दोस्त रहे हो? बाप, बहन, भाई, बीवी, किसके? ठीक है कमिश्नर साहब, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि नरेश का डाउनफॉल आ गया है और वो ये मुकदमा हार कर जेल चला जाएगा तो गलती कर रहे हैं आप।
मेरी कुंडली में शिकस्त है ही नहीं जनाब। मैं हारी हुई बाजी में जीत के दिखाऊंगा आपको। ब्लडी हेल।